हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दृष्टि का बीपीएससी का 67th प्रीलिम्स के लिए और साथ में सीडीपीओ के लिए भी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे सेट का पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जो समानता दी गई है, जो समानता का अधिकार दिया गया है, वो किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये किस पर लागू नहीं होता है आपको ये बताना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपने अपने साथ कॉपी पेन ले लिए होंगे और आप भी सही आंसर फाइंड आउट करेंगे और मेरे साथ साथ इस सेट को सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है विदेशी नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य देशों के राजदूत, है ना। और ई ऑप्शन जो बीपीएससी का एक सेफ्टी वॉल्व है वो हमारा ऑप्शन है कि उपरयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप क्या देखेंगे कि भारत अनुच्छेद 14 जो होता है ना, इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है ये कानून के सामने भी इक्वल होगा और उसके लिए भी कानून बराबर ही माने जाएंगे। इससे राज्य यानी गवर्नमेंट हमें वंचित नहीं कर सकती। तो इसके अनुसार इसमें ये सभी लोग आते हैं क्योंकि अनुच्छेद 14 जो है ना, ये विदेशी नागरिक और भारत के नागरिक इन सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं कि अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है उसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यों के जो भी राज्यपाल हों, है ना, और जो दूसरे देशों के राजदूत हैं, ये सभी इस समानता के अधिकार के अपवाद में आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस अपवाद में नहीं आते। यानी विदेशी नागरिक और प्रधानमंत्री ये दोनों ही आंसर यहाँ पे सही हैं, इसलिए ऑप्शन ई हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है रामनंदन समिति किससे संबंधित है। रामनंदन समिति की बात हम करें तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर की पहचान के लिए कमेटी गठित की गई थी उसका नाम था रामनंदन कमेटी। इसने 1993 में 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था। यानी कहने का मतलब कि सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच क्रीमी लेयर। देखिए फ्रेंड्स, आपकी हमेशा डिमांड होती है कि जो भी ऑप्शंस हैं या जो भी क्वेश्चन है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा करूँ, लेकिन आप देखिएगा कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जब वीडियो की लेंथ लंबी होने लगती है ना तो फिर देखने वाले भी थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताते चलूँ और नॉर्मल सी क्वेश्चन है उनको मैं आंसर बताते निकलूँ। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी। मंडल आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग रहा है, मंडल कमीशन। आपको पता है कि इसकी जो नियुक्ति की गई थी, इस मंडल आयोग को नियुक्त किया गया था बेसिकली सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में पहचान करने की कौन कौन सी जातियां हैं जो इस तरीके से पिछड़ी हुई हैं। और इसी आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सरकारी नौकरियों के आरक्षण की सिफारिश की थी, ताकि SC ST OBC सब मिला के टोटल 50% आरक्षण हो गया था। इस समिति की जो नियुक्ति की गई थी ना वो 1979 में की गई थी। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे बी यानी मोरारजी देसाई। हालांकि इस समिति के रिपोर्ट को रिकमेंडेशन को जब लागू किया गया 1990 में, तकरीबन 10 साल के बाद इसको लागू किया गया, इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे VP सिंह जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन सा या कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस के लेवल जो है वो बिल्कुल ही बीपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है, शायद इसीलिए तो दृष्टि लोगों में लोकप्रिय है, कैंडिडेट्स में लोकप्रिय है। इसमें हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इनमें से बताना है कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ आपको मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ। एक तो ये कि हमारा जो ये अनुच्छेद 20 के तहत का जो प्रावधान है ना, ये हमारे भारत के नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।
अनुच्छेद 22 के तहत के प्रावधान का भी यही हाल है। 21A के तहत के प्रावधान भी ऐसे ही हैं। बेसिकली स्वतंत्रता से संबंधित ये अनुच्छेद हैं और तकरीबन एक ही हैं। लेकिन अनुच्छेद 15 जो है ना, ये 15 के साथ कुछ स्पेशल केस है। इसमें क्या है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया अनुच्छेद 15 में। ठीक है, ये जो है ये केवल और केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 15 के अलावा कुछ और भी अनुच्छेद हैं, बता दूं आपको, जैसे कि अनुच्छेद 16 जिसमें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता बताई गई है। अनुच्छेद 19 जिसमें वाक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता है। साथ में अनुच्छेद 30 जिसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी भाग हैं ना, हर भाग में, जैसे कि पहले भाग में पहला जो भाग है संविधान का, उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें राज्य का जो क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके विषय में जानकारी मिलती है। दूसरे भाग में हमें नागरिकता मिलती है। तीसरे भाग में हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो जो भी भाग जिस अनुच्छेद से शुरू होता है उसमें राज्य की परिभाषा दी जाती है। यहाँ भी भाग 3 के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। इसमें राज्य को क्या परिभाषित किया गया है? जैसे कि भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकार, विधायिका, राज्य के जो भी कार्यकारी अंग हैं, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि नगरपालिका है, पंचायतें हैं, जिला बोर्ड है, और दूसरे जो भी प्राधिकरण हैं जैसे कि LIC, ONGC, सेल, ये सभी के सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान में छूट दी गई है? ऑप्शन से हमारे अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27 या 28। देखिए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से छूट दी गई है? यानी कि सिंपली ये जो हमारा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है, उसी जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित है। आप जानते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो हमारे अधिकार हैं वो अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक आते हैं। ठीक है, यहाँ करों के भुगतान से छूट दी गई है अनुच्छेद 27 में, कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए जो करों के भुगतान होते हैं उनमें छूट का प्रावधान किया गया है। इसलिए विकल्प सी यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन कानूनों का युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो देखते हैं कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। आप भी देखिए इसको। संसद के द्वारा बनाए गए ये डिफरेंट कानून हैं। इनमें आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 ये सही है, ये 1971 में ही बनाया गया था, लेकिन वर्ष 1978 में इसको निरस्त कर दिया गया था। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून ये बनाया गया था 1985 में और 1995 में, यानी कि ये टाडा है, इसको 1995 में फिर निरस्त कर दिया गया था। आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी पोटा 2002 ये भी बनाया गया था 2002 में, लेकिन इसे फिर 2004 में निरस्त कर दिया गया था। अब हमारा अंतिम विकल्प बचता है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 2004। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभी तक जितने थे सब सही सुमेलित निकले, लेकिन जो हमारा ये UAPA है यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है ना, ये 1967 में बना था, 1967 में। इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा सही नहीं है? ये जो डी ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए डी हमारा सही उत्तर होगा। हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है? देखिए, रिट के विषय में आप जानते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो एक मौलिक अधिकार हमारा है, छठा मौलिक अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अनुसार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है ही, लेकिन किसी और न्यायालय को, किसी और कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार कौन दे सकता है? इसका सही उत्तर है सी, संसद। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियाँ हैं उन पे कोई अपोजिट प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो ऑलरेडी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है और हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? अनुच्छेद 33 जो है ना, ये संसद को सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। यानी कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किसे दिया गया है कानून बनाने की शक्ति? संसद को दी गई है। इसका उद्देश्य जो है ना वो ये है कि ये जो जितने भी सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल या पुलिस बल या खुफिया एजेंसियां हैं, इन सभी के कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और इनमें कम्प्लीटली डिसिप्लिन बनाया जा सके। कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है, ये ध्यान रखना है, राज्य विधानसभा को नहीं है, ठीक है। और संसद द्वारा बनाए गए इस तरह के किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। अगला प्रश्न है, पोषण के स्तर को ऊपर उठाने का राज्य का जो कर्तव्य है वो किससे संबंधित है? पोषण के स्तर को ऊपर उठाने का राज्य का कर्तव्य, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रश्न जो है वो डीपीएसपी से है ना। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पूछा जा रहा है कि पोषण स्तर को अपलिफ्ट करने का जो राज्य का कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 47 में। इसमें है कि पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य हैं। अब थोड़ा सा बात और बाकी ऑप्शंस की भी कर ली जाए। अनुच्छेद 46 में है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और दूसरे कमजोर वर्ग के जो शैक्षणिक और आर्थिक हित हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है। अनुच्छेद 48 में हम देखेंगे कि कृषि और पशुपालन का संगठन करने की बात यहाँ की गई है। अनुच्छेद 49 में हम देखें ना तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हमारे स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना भी राज्य के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम पारित कौन से वर्ष में किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम को बेसिकली पारित किया गया था 1971 में, 1971 में। ये ना भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का इनमें से कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? यानी प्रश्न है यहाँ पे संविधान संशोधन के विषय में है। आप जानते हैं कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है और इसमें लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान है ना जो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर निकल के भी संशोधित होते हैं। यानी सारे के सारे संविधान संशोधन अनुच्छेद 68 में ही नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं और साधारण बहुमत से भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। जैसे कि नए राज्य के जो प्रवेश दिया जाता है संघ में, या नए राज्य बनाए जाते हैं, नए राज्यों का गठन होता है, या जो वर्तमान में जो राज्य मौजूद हैं उनके क्षेत्र में, उनकी सीमाओं में, उनके नाम में परिवर्तन किया जाता है, किस राज्य में विधानसभा को भंग किया जाता है या उसको विधानसभा का सृजन यानी बनाया जाता है, या फिर जो हमारे दूसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के जो वेतन हैं, जो भत्ते हैं, जो विशेषाधिकार हैं, इन चीज़ों से संबंधित जो संशोधन किए जाते हैं ये साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है सही। एक तो मिल ही गया कि राज्यों में विधानसभा को भंग करना या उसका सृजन करना, लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जैसे कि संसद में गणपूर्ति या कोरम का, जैसे 1/10 अभी कोरम माना जाता है, इसको भी चेंज किया जा सकता है साधारण बहुमत से। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते को, संसद कार्यवाही के नियम को, है ना। इसके अलावा संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के विषय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार क्या होंगे, संसद के नियम क्या होंगे, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित चीज़ें, राजभाषा का प्रयोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। यानी यहाँ पर हमें ये सारे के सारे ऑप्शन सही मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ई सही होगा। 13वां प्रश्न, 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? 101वां जो संशोधन अधिनियम है ना, ये काफ़ी फेमस है। ये जो हमारा जीएसटी आया ना, जीएसटी से संबंधित है। ये 2016 में जोड़ा किया गया था और ये बेसिकली संबंधित है 279 ए से, है ना, 279 ए से।
इसमें है क्या कि राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान के इस संशोधन यानी 101वें संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख, जिस दिन ये लागू हुआ है, ठीक है, उस दिन से, उस तारीख से 60 दिनों यानी 2 महीने 60 दिनों के भीतर वस्तु और सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल नाम के एक परिषद का गठन करेंगे। कहने का मतलब कि 279A में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो जीएसटी का ये संशोधन अधिनियम लागू होने के 60 दिन के अंदर एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, गठन इसका करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई है। तो चलिए एक बार इस पे चर्चा करते हैं कि कौन सी घटना कब हुई। पहला जो संविधान का संशोधन हुआ था ना, ये हुआ था 1951 में, ठीक है। वहीं शंकरी प्रसाद वाद जो हुआ था ये भी 1951 में ही हुआ था, लेकिन आपको बता दूं कि शंकरी प्रसाद वाद जो है ये पहले संविधान संशोधन को चैलेंज करने के लिए हुआ था, क्योंकि पहले संविधान संशोधन से क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को कम किया गया था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कम किया गया था, इसी चीज़ को चैलेंज किया था शंकरी प्रसाद ने। इसके बाद गोलकनाथवाद जो है ये 1967 में हुआ है। केशवानंद भारतीवाद तो बहुत ही फेमस है, आप जानते भी होंगे, 1973 में हुआ है। तो हमारा सही उत्तर क्या निकल रहा है, ए। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही डिटेल में आपको आंसर्स बताने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ जितना तक हो सके, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा संविधान की एक एकात्मक विशेषता नहीं है। संविधान की एकात्मक विशेषता का मतलब होता है जो संविधान को यूनिटरी गवर्नमेंट से रोकती है, से रिलेट करती है, कहने का मतलब यानी कि एकात्मकता प्रूव करती है। कुछ विशेषताएं होती है जो संविधान की संघात्मक विशेषताएं हैं, जैसे कि दोहरी सरकार बनना, लिखित संविधान होना, जो हमारा पावर्स का डिवीज़न है ना, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को जो बांटा गया है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ये सारी संघात्मक विशेषताओं में आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या हैं, तो एकल नागरिकता, ठीक है, इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका, जो भी हमारे इमरजेंसी से संबंधित प्रोविज़न्स हैं, और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें, साथ में जो संविधान का लचीलापन है यानी उसमें आसानी से अमेंडमेंट हो सकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हमें देखने को मिलती हैं, हमारा जो केंद्र है वो सशक्त है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एकात्मक विशेषता में। अब एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे, पूछा जा रहा है कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है। तो ये 3 तो हमें मिल गए ना ऑलरेडी, बचा क्या, ये डी यानी द्विसदनीयता, ये हमारी एकात्मक विशेषता नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सीधे लोग चुन के आते हैं, डायरेक्ट चुन के आते हैं, लेकिन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कहाँ से होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ये एकात्मकता नहीं है ना। संविधान की एकात्मकता का, सरकार की एकात्मकता का सीधा मतलब हुआ कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावर हो। यहाँ पर राज्यसभा के होने से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व बराबर तरीके से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान का इनमें से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। तो संविधान का जो 11वां भाग है ना, इसमें अनुच्छेद 256 से 263 की चर्चा है और इसमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित है। देखिए इसमें जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं इनमें से अनुच्छेद 275 जो है ये संसद को इस बात का अधिकार देता है कि राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए, यानी कि सभी राज्यों को नहीं कराए, ये ध्यान देना है, जिस राज्य को ज़रूरत पड़े उसको अनुदान उपलब्ध कराए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए कुछ सहायता राशि भी निर्धारित की जा सकती है और ये जितनी जो भी राशि होती है ये हर साल जो भारत की संचित निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस पर भारित होती है, उससे ली जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के प्रावधान की बात जहाँ तक है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में है। 263 ये कहता है कि राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए और इस तरीके से राष्ट्रपति
अगर ये फील करता है कि इस तरह की कोई परिषद होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, तो वो ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। कहने का मतलब कि वो कर सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो तो वो कर सकता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 263 में के जो उपबंध है ना, इसके अनुसार राष्ट्रपति कई सारे विषयों पर कई सारे परिषदों का गठन ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, या बिक्री कर के लिए उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद का भी नाम आपने सुना होगा। क्षेत्रीय परिषदें भी हमारे यहाँ हैं, इनका गठन भी राष्ट्रपति ने ही किया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने अंतर्जातीय परिषद की स्थापना की? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की हुई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पे। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पे, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किया गया था 1990 में, जो हमारी जनता दल की सरकार थी उस समय, उसने किया था, और हमारे प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है, इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। और उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, जो ऐसे यूनियन टेरिटोरीज हैं जहाँ पे विधानसभा नहीं है, वहाँ के जो प्रशासक होते हैं, यानी कि जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। और जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना, उन राज्यों के राज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पीएम हैं, वो 6 कैबिनेट मंत्रियों को इसके लिए नॉमिनेट करते हैं, जिसमें इन 6 में से एक कंपलसरी है होम मिनिस्टर का होना। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? मैंने अभी अभी आपसे क्षेत्रीय परिषदों की बात की, जिसका गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 263 के तहत। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? दिल्ली हिस्सा है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद का। अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि कौन से क्षेत्रीय परिषद में कौन सा स्थान आता है। तो ये रहा, 1 मिनट, ये हमारा भारत है। ठीक है, अब इसमें जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है ना, उसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आते हैं। ठीक है, ये हिस्सा आता है इसमें। इसके बाद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में फिर आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में बाकी बचे हुए यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी आते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आपातकाल 3 तरीके के बताए गए हैं, 352, 360 और 356। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का असर क्या होगा, ये बताता है। ये बातें हमें पता चलती हैं 2 अनुच्छेदों से, एक 358, दूसरा 359 से। ठीक है, होता क्या है कि 358 बताता है कि जब आपातकाल आएगा तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, और अनुच्छेद 359 बताता है कि जब आपातकाल आएगा तो बस अनुच्छेद 20 और 21 नहीं निलंबित होंगे, बाकी सभी निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार कौन सा संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शंस को हम देखेंगे और यहाँ मिलेगा हमें डी, संसद, क्योंकि ये संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, बल्कि संसद तो हमारे लेजिस्लेचर का यानी विधायिका का हिस्सा, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। संविधान का भाग 5 जो है ना, इसमें 52 से लेकर के 78 तक अनुच्छेद हैं, और इसमें संघ की कार्यपालिका बताई गई है। इसमें राष्ट्रपति की चर्चा है, उपराष्ट्रपति की चर्चा है, महान्यायवादी की चर्चा है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भी चर्चा है। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख भी होता है, भारत का प्रथम नागरिक इसको कहते हैं, लेकिन संसद इसका हिस्सा नहीं है।
इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको एक बात बता दूं, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं आपके संसद के और विधानसभाओं के, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो कौन भाग नहीं लेता हमें ये बताना है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये तो हिस्सा लेते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी हिस्सा लेते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ये एक आंसर हमें सही मिल रहा है। और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य ये भी पार्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ई। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से कौन से राष्ट्रपतियों में से किनको सबसे कम अंतर से चुना गया था? सबसे कम अंतर से चुना गया था हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरि जी को। वीवी गिरि ने जब चुनाव लड़ा था तो इन्हें एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी के मुकाबले चुना गया था, और नीलम संजीव रेड्डी जी को 48.5% वोट मिले थे, जबकि इन्हें 50.22% वोट मिले थे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार इस विवेक का प्रयोग कब किया गया था? देखिए, पहली बार इसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया गया था 1979 में, 1979 में। इस समय नीलम संजीव रेड्डी जी तत्कालीन राष्ट्रपति थे और इन्होंने मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी, इसके गिरने के बाद चरण सिंह जी को, गठबंधन जो के नेता थे ये, इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको, ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन में कार्यरत है? बिहार में जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन में कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर है 80%। बिहार में 80% जनसंख्या है जो कृषि उत्पादन में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में फल उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन की बात करें तो बिहार का स्थान है 8वां। ठीक है, क्योंकि सब्जियों की बात करें ना तो बिहार चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, और फलों की बात करें तो 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में बिहार के सड़क निर्माण विभाग ने किस कार्यक्रम के तहत बाईपास सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया? देखिए, यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बेसिकली हम क्या देखते हैं कि सड़क निर्माण की विभाग ने जनवरी 2021 में 7 निश्चय का जो पार्ट 2 कार्यक्रम है, इसके तहत राज्य भर में 120 शहरी स्थानों पर बाईपास सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया। तो ये कौन सा कार्यक्रम है? 7 निश्चय योजना। अगर 7 निश्चय के साथ साथ एक और ऑप्शन होता 7 निश्चय पार्ट 2, तो आप पार्ट 2 को टिक करते। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष के अंत तक राज्य में प्रत्येक कृषि भूमि को कम दर पर बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने ये घोषणा की है मार्च 2022। ठीक है, चूँकि मार्च 2021 में बिहार सरकार ने ये घोषणा की थी कि इस वर्ष के अंत तक, यानी कि पूरा वर्ष बीतने तक, 1 साल होने तक हम राज्य की प्रत्येक कृषि भूमि को कम दर पर बिजली कनेक्शन प्रदान करेंगे। तो इससे 1 साल बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा मार्च 2022। बिहार के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में गन्ने की खेती होती है? गन्ने की खेती जो होती है वो बिहार में लगभग 6% हिस्से में होती है। तो हमें 6% तो कहीं भी दिख नहीं रहा, तो आंसर हमारा ई होगा। इनमें से कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है? ठीक है, तो देखिए, असमान का सेंस ये है कि चूँकि हम जानते हैं बिहार का मैदान गंगा नदी के द्वारा विभाजित किया जाता है, और ये 2 असमान हिस्से हैं। ऐसा नहीं है कि सेम इक्वली विभाजित करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 2 हिस्सों में बांटती है गंगा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या है 38, आप जानते हैं। बिहार में एक जिले की औसत जनसंख्या कितनी है? देखिए, बिहार में एक जिले की अगर औसत जनसंख्या हम निकालें ना तो ये है 27,39,459। ठीक है, बिहार के विषय में कौन सी जनगणना के आंकड़े सही नहीं हैं? देखिए, ऑप्शंस को जब हम देखेंगे
तो बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला तो पटना है, बिल्कुल सही है ये। राज्य की जनसंख्या का जो घनत्व है ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। बिहार के कौन से ज़िले में सबसे कम साक्षरता है? पूर्णिया में सबसे कम है साक्षरता। और बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं का अनुपात है वो 918 है, यानी कि ये सभी आंकड़े सही हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई। बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन में एक नहीं है, इसलिए आंसर होगा ई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न के मैच को कि कौन कौन से युग्म दिए गए हैं। कैमूर अभयारण्य रोहतास में है, सही है। राजगीर अभयारण्य जो है ये हम देख रहे हैं कि नवादा में नहीं बल्कि नालंदा में है, तो ये तो गलत मिल ही गया। उदयपुर अभयारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये हमें मिलता है गया में, तो ये भी गलत है। इसलिए दो गलत हैं, तो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को एकमुश्त 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कौन सी कक्षा के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है? तो ये दिया जाता है 9वीं कक्षा के 9वीं कक्षा में जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उनके लिए ये योजना निकाली गई है। 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे बालिकाओं को साइकिल की सुविधा मिल पाती है। अगला प्रश्न पे चलते। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी 33 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है और अभी हम 39 क्वेश्चन पे ही हैं। आप देख रहे हैं कि प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छा खासा समय दे करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मैं आपसे इतना सपोर्ट चाहूँगी कि इस सेट को अगर हम 2-3 पार्ट में अपलोड करें तो काइंडली गिव यू सपोर्ट टू अस, ताकि आपको हर प्रश्न का एक सही डिटेल एक्सप्लेनेशन मिले और इसके साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएँ और बहुत ज़्यादा समय भी ना लगे, बहुत लंबा वीडियो भी ना हो। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखना है, सिर्फ सेट से लेना देना है, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं सिंपली आंसर बताते हुए निकलते जाऊंगी और आपका 150 प्रश्नों का जो सेट है वो 45 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, 40 से 45 मिनट में, ठीक है। इसलिए आप प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताएं कि मैं एक्सप्लेन ऐसे ही करूं, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो लंबा होगा और लंबा होगा तो मैं इसको 2-3 पार्ट में अपलोड करूंगी, ठीक है। 39 क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि इनमें से किस दशक के दौरान बिहार ने पूरे देश में अनुसूचित जाति या जनजाति के बीच महिला साक्षरता और साक्षरता में सबसे ज़्यादा वृद्धि की है? इसका जो सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन सी, यानी 2001 से 11 के समय। इस समय एक योजना आई थी, अक्षर अंचल योजना। अक्षर अंचल योजना में क्या था ना कि इस समय इस योजना ने 67 लाख से ज़्यादा महिलाओं को साक्षर बनाया। और इस जनगणना में जो 2011 की जनगणना हुई तो इसमें देखा गया कि 20% की दशकीय वृद्धि हुई थी महिला साक्षरता में, और इसके लिए बिहार को इस समय राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद एक और योजना शुरू हुई जिसे हम महादलित अल्पसंख्यक अत्यंत पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में, और इस योजना के द्वारा भी महिलाओं को और बाकी जो श्रेणियां थी उनके वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने की कोशिश की गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी बिहार में गंगा को दक्षिण से आकर नहीं मिलती है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक बिहार का टेंटेटिव सा मैप ऐसे है, इस तरीके से है ना, और गंगा नदी इस तरीके से जा रही है, तो इसमें हम देखते हैं कि बिहार की मुख्य नदी है गंगा, हिमालय से निकलने वाली नदी है। यहाँ पे बहुत सी सहायक नदियाँ बिहार में आके मिलती हैं। हमें बताना है कि दक्षिण से आके कौन सी नहीं मिलती है। पुनपुन दक्षिण से मिलती है, सोन दक्षिण से मिलती है, किऊल भी दक्षिण से मिलती है, लेकिन गंडक है ना ये उत्तर की तरफ से आती है, ठीक है। आपने फ्रेंड्स देखा होगा, मैंने बिहार की नदियों पर एक स्पेशल वीडियो भी डाला हुआ है। बिहार की नदियों का पूरा चैप्टर मैंने कवर कराया है,
ठीक है। और बिहार के मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो मैंने बिहार का भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन, बिहार का आकार, स्थिति, इसके अलावा उसकी नदियाँ और जलवायु, इन सारे चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से और कंप्लीट नोट्स के साथ कवर कराया है। तो आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, आपके लिए क्विक रिविजन होगा। चाहे तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए अगर पहले भी देखा है तो। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का कौन सा बांध संबंधित नदी के साथ सुमेलित नहीं है सही तरीके से। यहाँ हम क्या देखेंगे कि फुलवरिया बांध जो है ये तिलैया नदी से संबंधित है, ठीक है, नवादा में है और तिलैया नदी से, तो ये तो गलत है ही। श्रीखंडी बांध जो है ये श्रीखंडी नदी से संबंधित है और ये जमुई में है, तो ये सही है। खड़गपुर झील बांध जो है ना ये मान नदी से संबंधित है और यहाँ कैलाश घाटी लिखा है, तो ये गलत है। गायघाट बांध बघारा से संबंधित है, मुंगेर में है, ये भी सही है। यहाँ दो हैं ऐसे जो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए, पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना जो है ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बाकी की अगर बात करूं तो और भी परियोजनाएं हैं बिहार में, जैसे कि कोसी जल विद्युत परियोजना जो कि सुपौल जिले में है, सोन जल विद्युत परियोजना जो रोहतास में है, ठीक है, और सोन नदी पर और गंगा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित जिले कौन से हैं। गंगा नदी मैंने अभी बनाया था मैप आपके लिए, तो गंगा नदी के उत्तर में जो स्थित हैं जिले ना, वो एक एक करके मैं आपको नाम बता रही हूँ। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, आप काउंट कीजिएगा, ठीक है, कितने ज़िले हुए, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने ज़िले उत्तर में थे, कितने ज़िले दक्षिण में थे, क्योंकि मैं दोनों बताने जा रही हूँ आपको। उत्तर में बिहार के जो ज़िले हैं गंगा नदी के उत्तर में, वो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, सारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, पूर्णिया। ये हैं उत्तर के ज़िले। अब आते हैं दक्षिण के ज़िलों पर। दक्षिण में कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। गया, जहानाबाद, भभुआ, औरंगाबाद, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, नवादा, मुंगेर, बांका, भागलपुर, जमुई, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा, ठीक है। तो अब आपका काम है कि आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितने ज़िले बिहार में गंगा नदी के उत्तर में हैं और कितने ज़िले गंगा नदी के दक्षिण में हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। इस प्रश्न के उत्तर की जहाँ तक बात है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि उत्तर में अररिया भी है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर में आप देखोगे तो किशनगंज भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न, बिहार की मृदा में किस चीज़ की कमी होती है। बिहार की मृदा में जो कमी होती है ना, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और ह्यूमस की पर्याप्त कमी होती है, लेकिन पोटाश और चूना मौजूद होता है, इसलिए ऑप्शन ई सही है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। अगर आप मैप बिहार का देखेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला है गया, और अगर सबसे उत्तरी जिला हो तो सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण। किशनगंज सबसे पश्चिमी जिला है, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है और कैमूर सबसे पश्चिमी है। यानी उत्तर में पश्चिम चंपारण, दक्षिण में गया, पूर्व में किशनगंज और पश्चिम में कैमूर। बिहार की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में इन युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि ये बिहार जो है ये उत्तर में नेपाल से मिलता है, तिब्बत से नहीं, तो ये तो गलत है ही। दक्षिण में बिहार झारखंड से मिलता है, बिल्कुल सही है। पूर्व में पश्चिम बंगाल से मिलता है, ये भी सही है, लेकिन पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलता है, न कि छत्तीसगढ़ से, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार के मैदानों में इनमें से कौन शामिल है। यहाँ कुछ मैदानों का नाम दिया गया है। इनमें किऊल मैदान जो है ना, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले किऊल नदी की बात की थी कि किऊल नदी जो है ये आकर के मिलती है दक्षिण की तरफ से, तो किऊल नदी का मैदान भी दक्षिण में है और दक्षिण बिहार के मैदानों में शामिल है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा, ये सबसे छोटा जिला है
शिवहर, बी शिवहर। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगी फ्रेंड्स, किऊल तो है ही, इसके साथ साथ ये मिस हो गया मेरे से, सॉरी फॉर दैट। ताल मैदान, ताल भी जो है ना ये भी हमें मिलता है दक्षिणी बिहार में, ठीक है, दक्षिणी बिहार में ही ताल क्षेत्र मिलते हैं जिसको हम ताल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर ई होगा, ठीक है। किस नदी को सामान्यतः बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कोसी नदी को कहते हैं क्योंकि कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है और भयानक तबाही होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पाई जाने वाली धारवाड़ की चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें है ना कि बिहार में जो धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं ये सबसे पुरानी चट्टानें नहीं हैं बल्कि सबसे नई चट्टानें हैं, बाकी सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा प्रकाश पोर्टल किससे संबंधित है? प्रकाश पोर्टल मुख्य रूप से संबंधित है विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। इनमें से किस अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा है? ये कहा है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जिन्हें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इन्होंने अपनी किताब लिखी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी में इन्होंने कहा है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ मनी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसकी अध्यक्षता में किया गया? भारत में तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था आकलन, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत में, तो ये मुख्य रूप से हम देखते हैं कि पीसी महालनोबिस साहब थे, पीसी महालनोबिस साहब थे जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था। तो आंसर यहाँ क्या होगा? डी। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और इसी समिति ने इस समय बताया था कि देश की राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ रुपए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति का संबंध है टिकाऊ कृषि से। देखिए सदाबहार क्रांति का कंसेप्ट कहाँ से आया? इसका कंसेप्ट दिया है MS स्वामीनाथन साहब ने। इन्होंने सदाबहार क्रांति शब्द दिया और कहा कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ना कि इसे हम सदाबहार क्रांति का नाम दे सकें। सदाबहार क्रांति वर्ड का अगर मैं आपको मतलब बताऊं ना तो इसका मतलब है कि पर्यावरण और समाज को बिना नुकसान पहुंचाए उत्पादकता में सुधार किया जाए, और इसी को हम टिकाऊ कृषि भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR का प्रावधान कब शामिल किया गया? कंपनी अधिनियम आया था 2013, है ना। इस 2013 में इसका प्रावधान दिया गया है, CSR का प्रावधान। अब CSR क्या है? कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है? इसकी अवधारणा जो है ना गिव एंड टेक की विचारधारा पे, यानी लेना और देना। लेना और देना का सेंस क्या हुआ कि कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्रालय थे इन्होंने कंपनी अधिनियम की धारा 135 की और अनुसूची 7 के साथ साथ कंपनी CSR जो अधिनियम था 2014 इसके प्रावधानों को बताया। और बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंपनियों को अपने पिछले 3 साल के जो भी इनके प्रॉफिट होते हैं ना, नेट प्रॉफिट, इनके इस पिछले 3 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज होगा, ठीक है, इसका जो एवरेज होगा उस एवरेज का 2% ये CSR से संबंधित एक्टिविटी पर खर्च कर सकते हैं। इसका प्रावधान है कि इनको खर्च करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस उद्यम को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? इसका सही उत्तर है MTNL। ठीक है, MTNL, इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्यों? ये नवरत्न कंपनी है। ठीक है, नवरत्न कंपनी है। हमारे यहाँ 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है और कुछ कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा उसी को मिलता है जिसकी सालाना शुद्ध जो प्रॉपर्टी होती है ना, एवरेज लास्ट 3 इयर्स में वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो वो नवरत्न कंपनी होती है। और महारत्न 1 मिनट, तो इस तरीके से बाकी जो कंपनियां इसमें हैं PGCIL, इसके अलावा भेल,
या फिर HPCL, ये सभी हमें महारत्न कंपनियों में मिलती हैं, जबकि MTNL हमें नवरत्न कंपनी में मिलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो ये एक संविधानोत्तर निकाय है और अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के संबंध में ये एक शीर्ष संस्था है। इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं और जब तक योजना आयोग थी तो योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य हुआ करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इन युग्मों को देखें हम तो हमें यहाँ पे मिलेगा अटल पेंशन योजना 2015 बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 ये भी सही है, श्रमेव जयते कार्यक्रम 2014 ये भी सही है, लेकिन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ये 2019 में आरंभ की गई, 2020 में नहीं, इसलिए ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम में एक वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? ये 100 दिनों के लिए दी गई है। इसका नाम, हालांकि इसका जो शुरुआत में नाम था ना वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, लेकिन इसको शुरू किया गया था 2006 में और 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुद्रास्फीति से संबंधित है इनमें से? तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शंस में फिलिप्स चक्र जो है ये मुद्रास्फीति से संबंधित है। देखिए फिलिप्स चक्र क्या होता है ना, ये बेसिकली बेरोजगारी की जो दर होती है, ठीक है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर में संबंध बताता है, संबंध स्थापित करता है। इसके अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कहने का मतलब कि अगर मुद्रास्फीति जो है ये बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, है ना, इस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती संबंध दोनों में मिलता है। फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 60 प्रश्न हो चुके हैं और समय भी हमारा ऑलमोस्ट 45 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगला वीडियो मैं साथ ही साथ बना रही हूँ और साथ ही साथ आपको मिल भी जाएगा, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।